अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी अकेडमी का सोर्स पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, इसमें कार्निवायरस प्लांट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स को जो है मैंने मर्ज किया है। न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को मैंने एक ही एमसीक्यूज़ के इस पेज में मर्ज कर दिया है। सबसे पहली बात लिखी है कि फ्लोएम कंडक्ट्स ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम लीव्स बोथ अप एंड डाउन द प्लांट। आपको पता है कि फ्लोएम के जरिए से जो खाना जाता है वो अप एंड डाउन द प्लांट ट्रांसफर कर दिया जाता है। एमसीक्यूज नंबर 2 ये है कि कार्निवायरस और इंसेक्टिवायरस प्लांट्स आर ट्रू फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। उसने कहा दो एमसीक्यूज बन सकते हैं एक एमसीक्यूज में से कि कार्निवायरस प्लांट्स का दूसरा नाम क्या है, इंसेक्टिवायरस प्लांट्स कहते हैं उन्हें, और ये ट्रू फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 ये है carnivores feed upon the insects because they usually grow in places where nitrogenous are not readily available. For example, marshy areas. उसने कहा कि कार्निवायरस जो प्लांट्स होते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वो इंसेक्ट्स की फॉर्म पे, इंसेक्ट्स पे उनका जो है वो रहना सहना डिपेंड कर रहा है। आपको अगर पता हो तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स उनकी अगर सरफेस पे बैठते हैं तो वो उसको अपनी सरफेस को क्लोज करके उन्हें अंदर की तरफ लेके चले जाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनके दरमियान जो ही कोई इंसेक्ट बैठता है तो वो एकदम से उनकी ओपनिंग जो होती है वो क्लोज हो जाती है और वो इंसेक्ट को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। ये उन कार्निवायरस प्लांट्स की बात की जा रही है जो इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजनियस बेसिस या नाइट्रोजनियस से रिलेटेड जो है वो सब्सटेंसेस अवेलेबल नहीं होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 ये है कि कार्निवायरस प्लांट्स यूज इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। जाहिर सी बात है उनके पास नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है तो वो किस लिए इंसेक्ट्स को और अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो अपने अंदर ले जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 ये है कि कार्निवायरस प्लांट्स हैव मॉडिफाइड लीव्स यूज टू कैप्चर एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट्स। ये बात मैं ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ कि कार्निवायरस प्लांट्स के पास ऐसे लीव्स होते हैं कि कोई भी इंसेक्ट जब उनके सरफेस पे बैठता है तो वो अपने लीव्स को जो है वो एकदम से क्लोज कर देते हैं ताकि इंसेक्ट दोबारा से उड़ ना जाए। इस वजह से वो क्लोज कर देते हैं और इस तरह वो इंसेक्ट को अपने अंदर ले जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 ये कि कार्निवायरस प्लांट्स ऑफ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। कार्निवायरस प्लांट्स के पास जो है वो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया मौजूद होता है। एमसीक्यूज नंबर 7 ये है कि एग्जांपल्स ऑफ कार्निवायरस प्लांट्स के एग्जांपल्स क्या हैं। पिक्चर प्लांट आपके पास है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, नेफेंथिस पपोरिया। नंबर 2 पे है वेनस फ्लाई ट्रैप, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो डाइनिया मस्कीपूला है। एंड देन एमसीक्यूज नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, सनड्यू है, और सनड्यू का साइंटिफिक नेम क्या है, ड्रोसेरा इंटरमीडिया है। याद रखिएगा जो ब्रैकेट्स में मैंने नाम लिखे हैं वो क्या है, इनके साइंटिफिक नेम्स हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 ये है कि डेफिशिएंसी ऑफ द नाइट्रोजन और द मैग्नीशियम इन प्लांट बॉडी काज द येलोइंग ऑफ द लीव्स कॉल्ड द क्लोरोसिस। अगर आपकी प्लांट बॉडी में जो है वो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपके लीव्स येलो हो जाते हैं और इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, क्लोरोसिस कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9 इज दैट डेफिशिएंसी ऑफ द फॉस्फोरस काज द स्टंटेड रूट ग्रोथ। अगर प्लांट की बॉडी में जो है फॉस्फोरस की कमी हो जाती है तो स्टंटेड रूट ग्रोथ का क्या मतलब होता है, रूट की ग्रोथ नहीं हो सकती, उनका कद कम रह जाता है। स्टंट का मतलब होता है वेरी रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ग्रोथ, उसको हम स्टंटेड रूट ग्रोथ कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 ये है कि डेफिशिएंसी ऑफ द पोटेशियम काजेज द लीफ मार्जिन्स येलो और ब्राउन एंड प्री मैच्योर डेथ ऑफ द प्लांट। एमसीक्यूज नंबर 10 में ये कहा जा रहा है कि लीफ के मार्जिन्स किसे कहते हैं, बॉर्डर्स को कहते हैं, किनारों को कहते हैं। उसने कहा कि लीफ के किनारे जो होते हैं वो येलो हो जाते हैं या ब्राउन हो जाते हैं और उसकी वजह से प्लांट की डेथ हो सकती है। एमसीक्यूज नंबर 11 आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है कि न्यूट्रिएंट्स में बिकम डेफिशिएंट विद अ पर्टिकुलर क्रॉप इज ग्रोन अगेन एंड अगेन इन द सेम सॉइल। ठीक है, आपसे ये अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि एक ही जगह पे जो होता है वो लगातार आप सेम तरह की सब्जियां ना उगाएं या सेम तरह का अनाज ना उगाएं, क्योंकि इस वजह से ये होता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। आप एक ही जगह पे लगातार एक ही अगर सब्जी उसको उगाना चाहते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। बार बार एक ही तरह के सब्जी उगाने से न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा से क्रॉप रोटेशन की जाती है। यानी इस साल अगर आप अपने खेत में जो है वो किसी पालक वगैरह की सब्जी को उगा रहे हो तो अगले साल आपको भिंडी को अप्लाई करना चाहिए। सेम सब्जियां जो हैं वो आपने खेत में लगातार नहीं उगानी चाहिए, क्योंकि इससे न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हो जाते हैं। ऊपर क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन लिखी है टॉप पे, जिसमें लिखा कि कल्टीवेशन ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली इन द सेम सॉइल। उसने कहा कि अल्टरनेटिवली जो है वो अपनी क्रॉप्स को चेंज करना चाहिए। एक खेत में एक तरह की सब्जी या एक तरह का अनाज लगातार नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए ताकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अप्लाई किए जाएँ। अब जाहिर सी बात है एक तरह की आप सब्जी लगाते हैं तो सॉइल से एक ही तरह के आप न्यूट्रिएंट्स लगातार आप अपने प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। प्लांट ये होता है कि वो सॉइल से आपकी मिट्टी से एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स लगातार
लगातार लेगा तो मट्टी से तो वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में, प्लांट बॉडी में ख़त्म हो जाएगी, प्लांट बॉडी उनको कंज्यूम कर लेगा, तो मट्टी में वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा मौजूद ही नहीं होंगे। तो आप दोबारा से जब वो सब्ज़ी लगाते हैं तो वो बेसिकली अपर ग्राउंड में दोबारा से वो निकलती ही नहीं है। आगे एमसीक्यूज नंबर 13 में लिखा है कि रिस्पायरेशन अकर एट द 2 लेवल। रेस्पायरेशन जो है वो 2 लेवल्स पे अकर होती है, एक ऑर्गेनिजमिक लेवल पे एंड देन एक सेलुलर लेवल पे। एमसीक्यूज नंबर 14 लिखा है कि पर्पस ऑफ द गैशियस एक्सचेंज का क्या पर्पस है। तो लिखा जा रहा है कि ये ऑर्गेनिजम्स को इनेबल करती है कि वो सेलुलर रिस्पायरेशन परफॉर्म कर सकें, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर सकें और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन कर सकें। ये आपके अपनी बॉडी की बात की जा रही है कि आप सेलुलर रिस्पायरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। आप प्लांट्स से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं टुवर्ड्स द प्लांट और अपने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक कर देते हैं। ये प्रोसेस आप कई दफ़ा पढ़ चुके होंगे, आई होप सो। एमसीक्यूज नंबर 15 बताया जा रहा है कि रिस्पायरेशन दैट अकर्स एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज कॉल्ड द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ऐसी रिस्पायरेशन जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे अकर होती है उसे एक्सचेंज ऑफ द गैसेस कहते हैं। ऑर्गेनिज्मिक लेवल का मतलब यह है कि आपकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं, ऑर्गन्यूल्स मौजूद हैं, ऑर्गेनेलीज मौजूद है, इसलिए उसको ऑर्गेनिज्मिक लेवल कहा जा रहा है। एमसीक्यूज नंबर 16 ये है आपके पास कि एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट इज कैरिड आउट बाय द फ्यू। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, दो तरह की गैसेज एक्सचेंज हो रही हैं। किस प्रोसेस के जरिए से एक्सचेंज हो रही है? डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक्सचेंज हो रही है। डिफ्यूजन की अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तो डिफ्यूजन कहते हैं मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी ये उस तरफ मूव करवाता है जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन हो टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। एमसीक्यूज नंबर 17 ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल ऑर्गन, ऐसा कोई भी एनिमल्स के अलावा अगर आप डिस्कस करें कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिसमें स्पेशल ऑर्गन नहीं मौजूद है, कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें स्पेशल ऑर्गन नहीं मौजूद है, तो एवरी सेल्स ऑफ द प्लांट कैरी आउट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स। कहने का मतलब यह है कि एनिमल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में लंग्स हैं, प्रॉपर डायाफ्रैगम है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके रिस्पायरेशन में इंक्लूड है। आपके रिस्पायरेटरी मेडुला इन द ब्रेन है, एट अ टाइम बहुत सारे थिंग्स हैं। ब्रेन आपका इन्वॉल्व है इसमें, लंग्स इन्वॉल्व हैं, आपके डायाफ्रैगम इन्वॉल्व है जो आपकी रिस्पायरेशन में हेल्प आउट कर रहा है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है, उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स नहीं मौजूद हैं। तो प्लांट का एवरी टू एवरी सेल जो है वो किस में इन्वॉल्व है? एक्सचेंज ऑफ द गैसेज में इन्वॉल्व है। एमसीक्यूज नंबर 8 ये कि एक्सचेंज ऑफ द गैसेज दैट अकर्स थ्रू द मेन ओपनिंग्स आर कॉल्ड द स्टोमेटा एंड द लेंटिसेल्स। ये चीज़ आप पहले अपनी 10th की बुक में डिस्कस पढ़ चुके हैं, फेडरल के बच्चे, और आई होप सो पंजाब के बच्चों ने भी इसको किसी चैप्टर में रीड आउट किया होगा कि स्टोमेटा के ज़रिए से जो है वो गैसेज जो है एक्सचेंज हो रही हैं, स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स के ज़रिए से। अब वो होगा स्टोमेटा और लेंटिसेल्स जो होता है वो लीफ के ऊपर अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में एक ऐसे पोर्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए से एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होती है। स्पेशल टाइप ऑफ द पेरेंकाइमा सेल्स, एमसीक्यूज नंबर 9 आपके पास 9 डिस्कस किया जा रहा है, 19 डिस्कस किया जा रहा है कि स्पेशल टाइम ऑफ द पेरेंकाइमिक सेल्स थिन वॉल्ड है, लिविंग सेल्स मौजूद हैं। ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ पेरेंकाइमिक सेल्स जो दो एपिडर्मल लेयर्स के दरमियान मौजूद हो, हम उन्हें मीजोफिल सेल्स कहते हैं। मीजोफिल सेल्स को मॉडिफाइड किया जाता है कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकें। एमसीक्यूज नंबर 21 में कहा जा रहा है कि स्मॉल बायोकन्वेक्स ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द लीफ एपिडर्मस आर कॉल्ड द स्टोमेटा। बायोकन्वेक्स ओपनिंग में अभी आपको दिखाती हूँ कि बायोकन्वेक्स ओपनिंग कैसी होती है। ये आप देख सकते हैं इस एमसीक्यूज नंबर 21 के सामने जो मैंने बायोकन्वेक्स ओपनिंग बनाई है, इस तरह की होती है स्मॉल बायोकन्वेक्स ओपनिंग, और ये लीफ के एपिडर्मिस में मौजूद है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 22 ये है कि ड्यूरिंग द डे लाइट, जब डे का टाइम होता है तो स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन होते हैं और इस वजह से एक्सचेंज ऑफ द गैसेज अच्छे से परफॉर्म हो सकती हैं। एमसीक्यूज नंबर 23 ये है कि ट्रांसपोर्टेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड मेनली थ्रू द स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन का मतलब यह है कि प्लांट्स जो अपने अंदर से वाटर वेपर्स को निकालते हैं थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल का मतलब होता है अपर बॉडी पार्ट से जो पौधों में से पानी निकलता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन भी जो है वो स्टोमेटा के जरिए से ही अकर होता है। आई होप सो मैंने ट्रांसपायरेशन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिख दिया, मैं अभी इनको ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे आपके पास ट्रांसपायरेशन की बात की जा रही है कि ट्रांसपायरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स थ्रू द स्टोमेटा। एमसीक्यूज नंबर 24 ये है कि स्टोमेटल अपर्चर और स्टोमेटा इज फॉर्म्ड बाय द 2 किडनी बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ये किडनी बीन शेप्ड का मतलब ये है कि जैसे एक फली की शेप होती है उस तरह का ये गार्ड सेल मौजूद होता है। स्टोमेटल अपर्चर का क्या मतलब है? अपर्चर का मतलब होता है किसी चीज़ की ओपनिंग। तो कहा जा रहा है स्टोमेटा की ओपनिंग या स्टोमेटा किस चीज़ से मिलकर बना है? किडनी या बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। अगर आपको मैं किडनी की शेप बना के दिखाऊं तो किडनी की शेप जस्ट लाइक ऐसे होती है। किडनी की शेप ऐसे होती है, जस्ट लाइक मैंगो, ऐसे शेप होती है किडनी की।
तो इस तरह की शेप है स्टोमेटल ओपर्चनिंग की या स्टोमेटा की। आपके पास MCQs नंबर 25 की कि गार्ड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स ऑफ द लीफ। तो गार्ड सेल्स जो हैं वो स्पेशल एपिडर्मल सेल्स हैं जो लीफ में मौजूद हैं। MCQs नंबर 26 ये मौजूद है कि इन बायोफेशियल लीव्स को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कि ये कौन से लीव्स होते हैं। बाइफेशियल लीव्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि मोर स्टोमेटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ बिकॉज इंट्रासेलुलर स्पेसीज आर प्रेजेंट अलॉन्ग दिस एपिडर्मस। कहने का मतलब ये है कि बाइफेशियल लीव्स में जो हैं स्टोमेटा जो है लोअर सरफेस पे ज़्यादा मौजूद है और उनके ज़्यादा होने की वजह यह है कि यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेसीज मौजूद हैं। MCQs नंबर 27 है कि आइजोबाइलेटरल लीव्स में जो है इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा मौजूद है दोनों एपिडर्मिसेस में। बोथ एपिडर्मिसेस में जो है वो स्टोमेटा की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन बाइफेशियल लीव्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। लोअर सरफेस पे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेसिस वहाँ पे ज़्यादा मौजूद हैं। MCQs नंबर 28 की है कि स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड प्ले रोल इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। तो स्टोमेटा किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में और एक्सचेंज ऑफ द गैसेज में हेल्प आउट करते हैं। MCQs नंबर 30 आपके पास ये कि ऑल दो सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड द नेसेसरी एलिमेंट्स टू ऑर्गेनिजम्स फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन बताई जा रही है कि इतने सब्सटेंसेस जितने भी सब्सटेंसेस आपके पास मौजूद हैं जो आपकी ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करते हैं, तो उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। MCQs नंबर 30 ये है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद है कि आज जितने भी MCQs मैंने डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ आ गए। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।